हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, वांगलिन क्यू शिपिंग के मास्टर की सोल को ऑब्जर्व करते हुए नेशन सो रियलम में ब्रेक थ्रू करने के बजाय कोर फॉर्मेशन रियलम के परफेक्ट स्टेज में ब्रेक थ्रू कर गया था। जिसके बाद वांगलिन को मास्टर सितु की कही हुई बातें याद आती हैं, जिसके मुताबिक वांगलिन नेशन सोल लेवल तक नहीं पहुंच सकता था क्योंकि यही उसकी पीक कल्टीवेशन थी। ये सब सोचते हुए हम देखते हैं कि वांगलिन ने वहां पे गुस्से से अपनी कोर फॉर्मेशन रियलम वाली सोल कोर को ही डिस्ट्रॉय कर दिया था ताकि वो नेशन सोल कोर को अपनी बॉडी के अंदर बना सके। और यहीं से नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है, जहां हमें उसी जगह का सीन दिखाया जाता है जहां से वांगलिन को क्यू शिपिंग के मास्टर की सोल मिली थी। और क्यू शिपिंग से ही वांगलिन को पता चला था कि इस जगह पे काफी सारी एंशिएंट बुक्स और टेक्निक्स रखी हुई हैं, जिनसे वांगलिन को नेशन सो रियलम में कैसे ब्रेक थ्रू किया जाए काफी ज्यादा इन्फॉर्मेशन मिल सकती थी। इसलिए वांगलिन ने वहां पे आते हुए उन सभी एंशिएंट टेक्निक्स को खोलकर अपने चारों तरफ रखा हुआ था और वहां पे वो अपनी डिवाइन कॉन्शियसनेस एनर्जी का यूज करते हुए उन सभी एंशिएंट टेक्निक्स को एक एक करके चेक कर रहा था। लेकिन इतनी ज्यादा मेहनत के बावजूद भी वांगलिन को अभी तक भी वहां पे कोई भी मेथड नहीं मिला था जिसकी मदद से वो नेशन सो रियलम में ब्रेक थ्रू कर सकता। और इसी तरह वहां पे उन एंशिएंट टेक्निक्स को चेक करते करते काफी ज्यादा समय गुजर चुका था। और तभी फाइनली वांगलिन की नजर वहां पे एक एंशिएंट स्क्रॉल के ऊपर पड़ती है जिसके अंदर एक्सट्रीम लेवल में ब्रेक थ्रू करने के बारे में लिखा हुआ था। उसे देखते ही वांगलिन ने जल्दी से वहां पे उस एंशिएंट स्क्रॉल को अपने पास बुला लिया था, जिसके अंदर लिखा हुआ था कि अगर आप एक्सट्रीम लेवल में ब्रेक थ्रू करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको अपनी अब तक की सारी कल्टीवेशन को डिस्ट्रॉय करना होगा और दोबारा जीरो से एक नई कल्टीवेशन मेथड के मुताबिक प्रैक्टिस करनी होगी। सिर्फ यही एक रास्ता था जिसकी मदद से कोई भी कल्टीवेटर अपने एक्सट्रीम लेवल तक पहुंच सकता था। लेकिन इसकी जो कीमत थी वो बहुत ही ज्यादा बड़ी थी। इवन लिंगजू जो कि वांगलिन के साथ ही खड़ा होकर ये सब पढ़ रहा था, उसे भी वहां पे एक झटका लगता है और वो थोड़ा गुस्से से वांगलिन से कहता है, मास्टर आप अपनी इस बॉडी और कल्टीवेशन को डिस्ट्रॉय करने जा रहे हैं जिसके अंदर एंशिएंट गॉड की पावर्स हैं। जिसपे हम देखते हैं कि वांगलिन जो कि वहां पे उस एंशिएंट स्क्रॉल को पढ़ते ही किसी गहरी सोच में जा चुका था। वो लिंगजू की ये बात सुनकर उसे वहां पे जवाब देते हुए कहता है कि ऐसा जरूरी तो नहीं है कि मुझे अपनी बॉडी और कल्टीवेशन को ही डिस्ट्रॉय करना पड़े। मेरे पास एक और भी रास्ता है जो मुझे एंशिएंट गॉडलैंड में ही मिला था, जिसका नाम है शिंटू आर्ट। और शिंटू आर्ट के मुताबिक मैं एक ही टाइम पे 7 अलग अलग क्लोन्स बना सकता हूँ और वो सातों के सातों क्लोन मेरी रियल बॉडी जैसे ही होंगे, जिनकी मदद से मैं एक ही टाइम पे अलग अलग प्रैक्टिस कर सकता हूँ। और नेशन सोल लेवल तक पहुंचने के लिए मैं उसी शिंटू आर्ट का ही यूज करने वाला हूँ। और अगर मैंने शिंटू आर्ट की मदद से अपना क्लोन बना लिया तो मुझे अपनी कल्टीवेशन और बॉडी को भी डिस्ट्रॉय करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वांगलिन की ये बात सुनकर लिंगजू वहां पे दोबारा कुछ सोचते हुए वांगलिन से कहता है, लेकिन फिर भी मास्टर आपको नेशन सो रियलम में ब्रेक थ्रू करने के लिए प्रैक्टिस तो शुरू से ही करनी पड़ेगी। फिर आप ये काम करो या आपका क्लोन क्या ही फर्क पड़ता है। जिसपे वांगलिन उससे कहता है कि तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, लेकिन शायद तुम ये बात भूल रहे हो कि अभी तक मेरे किसी भी क्लोन ने कल्टीवेशन स्टार्ट ही नहीं की, क्योंकि मेरे पास इतने ज्यादा मैजिकल रिसोर्सेज और एलेक्सेस थे ही नहीं कि मैं अपने साथ साथ अपने क्लोन्स की मदद से भी प्रैक्टिस कर सकूं। पर एंशिएंट गॉडलैंड वाली ट्रिप मेरे लिए काफी ज्यादा फायदेमंद रही, वहाँ पे मुझे काफी कुछ मिला। ऐसा समझ लो कि मेरी पूरी लाइफ ही बदल गई। इस पे लिंगजू वांगलिन से कहता है कि वो सब तो ठीक है, लेकिन मास्टर ये मेथड फिर भी बहुत ज्यादा रिस्की है क्योंकि क्लोन की उम्र इतनी ज्यादा नहीं होती और अगर अगले 30 सालों के अंदर अंदर आपका क्लोन नेशन सो रियलम तक नहीं पहुंचा तो आपकी सारी मेहनत बेकार चली जाएगी। पर अभी लिंगजू वहाँ पे ये सब कह ही रहा था कि तभी हम देखते हैं कि वांगलिन उसे वहाँ पे चुप करवाते हुए कहता है कि अब इस पे कोई और बहस नहीं होगी। अगर मुझे आगे बढ़ते हुए अपना रिवेंज लेना है तो उसके लिए मुझे ये सब करना ही होगा। और ये कहकर वांगलिन अचानक ही वहाँ से टेलीपोर्ट हो तो वो अपने हेमली फल के अंदर आ गया था, जहाँ सबसे पहले वो अपने रिफाइन किए हुए हेमली वाटर को पीता है ताकि वो अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को बढ़ा सके, क्योंकि शिंटू आर्ट को यूज करने में उसकी काफी ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी लगने वाली थी। खैर उसके बाद देखते ही देखते वांगलिन ने वहाँ पे शिंटू आर्ट को परफॉर्म करना शुरू कर दिया था और वो डायरेक्ट वहाँ पे अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी का यूज करते हुए अपनी सोल कोर की मदद से अपनी एक और सोल कोर को क्रिएट करने लगा था, जिसकी वजह से वांगलिन की बॉडी से बहुत ही ज्यादा पावरफुल ऑरा निकलने लगा था। इवन उसका ब्लडी थंडर ऑरा भी वहाँ पे चारों तरफ फैल गया था। इवन वांगलिन की पावर्स अनस्टेबल होते हुए उसके पूरे सोल सी के अंदर बहुत ही तेजी से घूमने लगी थी, जिसमें वांगलिन को वहाँ पे अपनी बॉडी में बहुत ही ज्यादा पेन हो रहा था। लेकिन हम देखते हैं कि वांगलिन वहाँ पे उसके बावजूद भी हार नहीं मान रहा था और देखते ही देखते वो वहाँ पे शिंटू आर्ट को परफॉर्म करते हुए वहाँ पे अपने बॉडी से अपने क्लोन को अलग करने लगा था। लेकिन जैसे जैसे वांगलिन की बॉडी से उसका क्लोन बाहर निकल रहा था, वैसे वैसे वांगलिन की अपनी हालत वहाँ पे बहुत ज्यादा खराब होती जा रही थी। इवन अब तो वहाँ पे उसके मुंह से ब्लड भी निकलने लगा था, जो देखकर वांगलिन वहाँ पे एक साथ अपना रिफाइन किया हुआ काफी सारा हेमली वाटर पी लेता है ताकि उसे इस मेथड को बीच में ना रोकना पड़े। उसके बाद हम देखते हैं कि वांगलिन ने वहाँ पे काफी ज्यादा मेहनत के बाद आखिरकार अपने क्लोन को अपनी बॉडी से बाहर निकाल ही लिया था और वांगलिन के क्लोन ने भी वहाँ पे अपनी आंखें खोलते हुए अपनी पावर का यूज करके खुद को वहाँ पे वांगलिन के सोल सी के साथ जोड़ लिया था, जिसका मतलब था कि अब वांगलिन और उसका क्लोन एक हो चुके थे। वांगलिन के क्लोन के पास उसकी सारी मेमोरीज और नॉलेज होने वाली थी, लेकिन फिर भी उसकी कल्टीवेशन तो जीरो से ही स्टार्ट होने वाली थी। उसके बाद सीन चेंज होता है, हमें चू कॉन्टिनेंट के बारे में बताया जाता है जो कि ह्यूफेन स्टेट के नॉर्थ की तरफ मौजूद था और ज़ुआनहू किंगडम तो आपको याद ही होगा, उसके ईस्ट की तरफ चू कॉन्टिनेंट मौजूद था जो कि चारों तरफ से माउंटेन से घिरा हुआ था। और चू कॉन्टिनेंट के बारे में ये भी कहा जाता था कि चू कॉन्टिनेंट का एरिया बाकी सभी कॉन्टिनेंट से थोड़ा ज्यादा बड़ा था, इसलिए वहाँ पे कल्टीवेटर्स की तादाद भी बहुत ज्यादा थी। इवन चू कॉन्टिनेंट को एक 3rd लेवल की कल्टीवेशन कंट्री भी कहा जाता था। पर यहाँ पे मार्शल आर्ट और सोर्ड क्लैंस की बजाय ज्यादातर अल्केमी क्लैंस मौजूद थे, जिनमें सबसे ज्यादा फेमस था यूनटियान सेक्ट। यूनटियान सेक्ट चू कॉन्टिनेंट का सबसे बड़ा सेक्ट था और सिर्फ यूनटियान सेक्ट की वजह से ही चू कॉन्टिनेंट को एक लेवल 3 की कल्टीवेशन कंट्री कहा जाता था। लेकिन गुजरते समय के साथ यूनटियान सेक्ट की पावर और भी ज्यादा बढ़ती जा रही थी, जिसकी वजह से अब चू कॉन्टिनेंट कभी भी लेवल
लेवल 3 से प्रमोट हो तो वो लेवल 4 पे पहुंच सकता था। उसके बाद हमें यूनिटी अनसेट के आउटर एरिया का ही सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे बाइक से काफी सारे डिसेबल्स आ रहे थे। इसी बीच हम देखते हैं कि वहाँ पे दो बहन भाइयों की एंट्री होती है, जिनका नाम चेंगफी और चेंगलिंग था। चेंगफी फाउंडेशन बिल्डिंग डीएलएम के लेट स्टेज पे था, जबकि चेंगलिंग अर्ली स्टेज पे थी। चेंगलिंग वहाँ पे अपने भाई चेंगफी से शिकायत करते हुए कहती है, ब्रदर हम यहाँ तक हजारों मील्स का सफर तय करके आए हैं, अब हमें और कितना ज्यादा चलना होगा। मैंने आपसे बोला भी था कि मैंने यूनिटी अनसेट को ज्वाइन नहीं करना, फिर भी आप मुझे लेकर यहाँ पे क्यों आए हैं। और ये कहते कहते चेंगलिंग की आवाज वहाँ पे काफी ज्यादा ऊंची हो गई थी, जो देखकर चेंगफी वहाँ पे अपनी बहन को शांत करवाते हुए उससे कहता है कि प्लीज अपनी आवाज थोड़ी धीमी रखो, सभी लोग हमारी तरफ ही देख रहे हैं। और ये कहकर चेंगफी वहाँ पे अपनी बहन चेंगलिंग को लेकर यूनिटी अनसेट के अंदर जाने लगा था, लेकिन चेंगलिंग वहाँ पे थकते हुए अपने भाई चेंगफाई से कहती है, ब्रदर आखिर आप मुझे इस यूनिटी अनसेट को ज्वाइन करने के लिए इतना ज्यादा फोर्स क्यों कर रहे हैं। मुझे अल्केमी में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, मैं भी आपकी तरह किसी सूट क्लैन को ही ज्वाइन करना चाहती थी। जिसपे चेंगफाई वहाँ पे अपनी बहन को समझाते हुए उससे कहता है, तुम जानती भी हो तुम क्या कह रही हो। यूनिटी अनसेट 2 कॉन्टिनेंट का लीडर है और पूरे 2 कॉन्टिनेंट के अंदर सिर्फ यूनिटी अनसेट ही एक ऐसा लोता सेक्ट है जो कि 5th ग्रेड के एलेक्सेस को बना सकता है। और इन एलेक्सेस के चलते ही 4th लेवल की कंट्रीज भी 2 कॉन्टिनेंट से पंगा लेने से डरती हैं। और ये भी कहा जाता है कि यूनिटी अनसेट अपने एलेक्सेस को बेचते हुए अपने डिसेबल्स के लिए काफी ज्यादा मैजिकल वेपन्स और फॉर्मेशंस का इंतजाम करते हैं, ताकि उनके डिसेबल्स फाइट में भी पीछे ना रह सके। कुल मिलाकर यूनिटी अनसेट के पास कल्टीवेशन रिसोर्सेज की कोई भी कमी नहीं है, इसलिए हर एक कल्टीवेटर यूनिटी अनसेट को ज्वाइन करने के सपने देखता है। और तुम हो इसे ज्वाइन ही नहीं करना चाह रही। अपने भाई की सारी बातें सुनकर चूलिंग वहाँ पे स्माइल करते हुए कहती है कि आपकी बातों के बाद तो अब मुझे भी थोड़ा थोड़ा यूनिटी अनसेट में इंटरेस्ट आने लगा है। और ये कहकर चूलिंग वहाँ पे अपने भाई चेंगफई के कंधे के ऊपर हाथ रखते हुए उससे कहती है, ओके ठीक है, आपके कहने पर मैं यूनिटी अनसेट को ज्वाइन कर लेती हूँ। और जब मैं यूनिटी अनसेट को ज्वाइन कर लूंगी तो मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं आपके लिए एक ऐसी एलेक्चर बनाऊंगी जिसकी मदद से आप बहुत जल्द नेशन सोटियाला में ब्रेक थ्रू कर जाएंगे। जिसपे उसका भाई उसके सर पे मारते हुए कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि यूनिटी अनसेट को ज्वाइन करना इतना ज्यादा आसान होने वाला है। यूनिटी अनसेट पूरे 30 सालों बाद सिर्फ कुछ ही डिसेबल्स को अपने सेक्ट में शामिल करता है। यूनिटी अनसेट को ज्वाइन करने के लिए हर बार हजारों की तादाद में डिसेबल्स टेस्ट देने के लिए आते हैं, लेकिन यूनिटी अन की हिस्ट्री में कभी भी 10 से ज्यादा डिसेबल्स को यूनिटी अनसेट के अंदर नहीं लिया गया, क्योंकि इसके पीछे एक मेजर रीजन है। यूनिटी अनसेट बाकी सभी क्लैंस की तरह सुपीरियर रूट्स और टैलेंट के ऊपर ध्यान नहीं देता, बल्कि उनका डिसेबल्स को चूज करने के लिए अपना एक मेथड है जो कि बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है। पर अभी चेंगफाई वहाँ पे ये सब कह ही रहा था कि तभी चेंगलिंग की नजर वहाँ पे वोंगलिन के ऊपर पड़ती है, जो कि उनकी तरह यहाँ पे यूनिटी अनसेट को ज्वाइन करने के लिए आया हुआ था। लेकिन चेंगलिंग वहाँ पे वोंगलिन के कपड़ों को देखते हुए अपने भाई चेंगफाई से कहती है, ब्रदर उस लड़के को देखो, उस लड़के के कपड़े कितने ज्यादा अजीब है। और ये कहकर चेंगलिंग वहाँ पे भागकर वोंगलिन के पास आते हुए उससे पूछती है, क्या तुम भी यहाँ पे यूनिटी अनसेट को ज्वाइन करने के लिए आए हो, लेकिन ये तुमने इस तरह से बेकारियों जैसे कपड़े क्यों पहने हुए हैं। जिसपे हम देखते हैं कि वोंगलिन उसे वहाँ पे कोई भी जवाब दिए बगैर चुपचाप वहाँ से आगे बढ़ गया था। असल में ये वोंगलिन का क्लोन था जिसकी कल्टीवेशन अभी जस्ट की रिफाइनिंग पे थी। लेकिन हम देखते हैं कि चेंगलिंग वहाँ पे लगातार वोंगलिन को पीछे से कुछ न कुछ कहने लगी थी, जिसपे वोंगलिन कोल्ड टोन में उससे कहता है कि मुझे लगता है तुम्हें ये सब छोड़कर उस काम के ऊपर ध्यान देना चाहिए जिसके लिए तुम यहाँ पे आई हो। और ये कहकर वोंगलिन चुपचाप वहाँ से आगे बढ़ गया था, जबकि चेंगलिंग को तो वहाँ पे उसके ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था, क्योंकि आज तक किसी ने भी उससे इस तरह से बात नहीं की थी। जिसको उसका भाई चेंगफाई उसके पास आते हुए कहता है कि अब तुमने देख ही लिया होगा कि यहाँ पे कैसे कैसे डिसेबल्स आते हैं, इसलिए तुम उन सभी के बारे में सोचना छोड़कर अपनी कल्टीवेशन और अपने टेस्ट के ऊपर ध्यान दो। और ये कहकर चेंगफाई भी वहाँ पे अपनी बहन को लेकर आगे बढ़ गया था। लेकिन यूनिटी अनसेट के अंदर जाने वाली सीढ़ियां इतनी ज्यादा लंबी थी कि वोंगलिन की हालत तो अब धीरे धीरे वहाँ पे खराब होने लगी थी। वो वहाँ पे थकते हुए खुद से ही कहता है कि आज न जाने कितने हजारों सालों बाद मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है जब मैं खुद को थका थका हुआ महसूस कर रहा हूँ। तभी लिंगजू वहाँ पे वोंगलिन से सवाल करते हुए पूछता है, मास्टर आखिर आप यहाँ पे यूनिटी अनसेट को ज्वाइन करने के लिए क्यों आए हैं। जिसपे वोंगलिन उसे वहाँ पे जवाब देते हुए बताता है कि मेरी टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन ने खुद ब खुद ही मुझे यहाँ पे 2 कॉन्टिनेंट के अंदर टेलीपोर्ट किया था, जिसका मतलब है कि फिलहाल के लिए ये 2 कॉन्टिनेंट मेरी कल्टीवेशन के लिए सबसे बेस्ट है। और अगर मैं यहाँ पे यूनिटी अनसेट को ज्वाइन कर लेता हूँ तो मुझे यहाँ पे एलेक्सेस और कल्टीवेशन रिसोर्सेज की भी कोई कमी नहीं होने वाली। और अगर मेरे पास इनफ मात्रा में कल्टीवेशन रिसोर्सेज और एलेक्सेस मौजूद होंगे तो मैं उतना ही जल्दी नेशन सोटियाला में ब्रेक थ्रू कर पाऊंगा। उसके बाद हम देखते हैं कि वोंगलिन वहाँ पे इसी तरह से आगे बढ़ते हुए यूनिटी अनसेट के आउटर गेट के बाहर आके खड़ा हो गया था। और आज वोंगलिन को वहाँ पे बिल्कुल वैसी ही फीलिंग आ रही थी जैसे आज से हजारों साल पहले वो एक मोटल की तरह एक मोटल सेट को ज्वाइन करने के लिए आया था। और वोंगलिन वहाँ पे ये सब सोचते हुए खुद से ही कहता है कि किस्मत भी क्या अजीब चीज है, इंसान को पता नहीं कहाँ ले जाती है। और यही सब सोचते हुए वोंगलिन वहाँ पे यूनिटी अनसेट के अंदर आ गया था। और जैसे वोंगलिन वहाँ पे पहुंचता था वहाँ पे मौजूद डिसेबल्स को देखकर लिंगजू वहाँ पे खुश होते हुए कहता है कि यहाँ पे तो आए हुए सभी डिसेबल्स का कल्टीवेशन लेवल बहुत ही ज्यादा लो है। इवन वो लोग ही कंडेंसिंग रियलम के 1 और 2 ही लेवल पे है, जबकि वोंगलिन अभी भी 3rd लेवल पे था। तभी वहाँ पे यूनिटी अनसेट के एक मास्टर की एंट्री होती है जिसका नाम ज़ू लेन था, जो कि यूनिटी अनसेट की 9th जनरेशन का मास्टर था। और उसी के साथ साथ मास्टर ज़ू लेन कोर फॉर्मेशन रियलम में भी ब्रेक थ्रू कर चुका था। तभी मास्टर ज़ू लेन वहाँ पे अनाउंस करते हुए कहते हैं कि अगर आप सभी लोग मेरे यूनिटी अनसेट को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको जनरेशन टू जनरेशन इसी तरह से आगे बढ़ना होगा। और अगर आप में से कोई डिसेबल ऐसा नहीं करना चाहता तो वो अभी के भी यहाँ से जा सकता है। लेकिन हम देखते हैं कि वहाँ पे उनमें से कोई भी डिसेबल नहीं जाता, जो देखकर मास्टर ज़ू लेन वहाँ पे अनाउंस करते हुए कहते हैं कि अब जब तुम में से कोई भी डिसेबल यहाँ से नहीं जाना चाहता तो आप बहुत ज्यादा देर ना करते हुए चुपचाप इस टेस्ट को स्टार्ट करते हैं। और ये कहकर मास्टर ज़ू लेन ने वहाँ पे अपने पावर्स का यूज करते हुए वहाँ पे एक टोर्नेडो पिलर बना दिया था,
था और सभी डिसेबल्स को वहाँ पे उस टोर्नेडो पिलर के बारे में बताते हुए कहते हैं कि जिस भी डिसेबल को पता चल गया कि इस टोर्नेडो पिलर के अंदर क्या रखा हुआ है वो ये टेस्ट पास कर लेगा और इसके लिए आपको सिर्फ 6 घंटों का ही टाइम दिया जाएगा। मास्टर जोलिन की ये बात सुनकर सभी डिसेबल्स वहाँ पे और ज्यादा देर ना करते हुए आगे आकर अपने अपने पावर्स का यूज करते हुए उस टोर्नेडो पिलर के अंदर क्या है ये जानने की कोशिश करने लगे थे। लेकिन हम देखते हैं कि वहाँ पे बहुत ज्यादा मेहनत के बावजूद भी कोई भी डिसेबल इसमें कामयाब नहीं हो पा रहा था। इवन वहाँ पे एक डिसेबल तो अपने मैजिकल वेपन का यूज करते हुए भी ये जानने की कोशिश करता है, लेकिन उस टोर्नेडो पिलर से एक बहुत बड़े जेंट स्पिरिचुअल हैंड ने बाहर निकलते हुए उसके एंशिएंट मैजिकल वेपन को ही वहाँ पे डिस्ट्रॉय कर दिया था। पर वो सभी डिसेबल्स तो अभी भी वहाँ पे अपनी हार नहीं मार रहे थे और अब उन सभी डिसेबल्स ने वहाँ पे अपने अपने मैजिकल वेपन्स का यूज करना शुरू कर दिया था। पर वांग लिन तो अभी भी वहाँ पे शांति से खड़ा हुआ था, जो देखकर लिंगजू वहाँ पे वांग लिन से सवाल करते हुए पूछता है, मास्टर आखिर आप यहाँ पे कुछ क्यों नहीं कर रहे? जिस पे वांग लिन उसे वहाँ पे जवाब देते हुए बताता है कि मुझे लगता है इस टोर्नेडो पिलर के अंदर कोई खास किस्म की रिस्ट्रिक्शन लगी हुई है, जिसकी वजह से यहाँ पे कोई भी उस टोर्नेडो पिलर के अंदर क्या है ये नहीं जान पा रहा। वांग लिन की ये बात सुनकर लिंगजू वहाँ पे हंसते हुए कहते हैं, मास्टर क्या मजाक है, आपने तो एंशिएंट गुडलैंड की फॉर्मेशंस को भी डिस्ट्रॉय करते हुए उन्हें वहाँ पे समझ लिया था, तो उसके मुकाबले में ये टोर्नेडो पिलर तो क्या ही चीज है। और भले ये आपका कॉलोन है लेकिन आपकी सारी मेमोरीज और नॉलेज तो इसके अंदर है ही, जिसकी मदद से आप बहुत ही इजीली यहाँ पे इस टोर्नेडो पिलर के ऊपर लगी हुई रिस्ट्रिक्शन को खत्म कर सकते हैं। लिंगजू की ये बात सुनकर वांग लिन भी वहाँ पे अपने उसी गॉड चक्र को एक्टिवेट करता है, जिसके अंदर उसकी डिवाइन कॉन्शियसनेस एनर्जी के साथ साथ उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी भी मौजूद होती। और देखते ही देखते वांग लिन ने वहाँ पे किसी की भी नजरों में आए बगैर ही बहुत ही जल्द अपने गॉड चक्र को उस टोर्नेडो पिलर के अंदर भेज दिया था, जिसके बाद तो वांग लिन वहाँ पे बहुत ही इजीली देख पा रहा था कि उस टोर्नेडो पिलर के अंदर क्या क्या रखा हुआ है। उसमें कुछ पिल्स के साथ साथ जेट स्लिप्स और जेट टोकन्स भी मौजूद थे और सबसे अजीब बात तो ये थी कि उन सभी की तादाद वहाँ पे 11 थी, जो देखकर वांग लिन वहाँ पे कुछ सोचते हुए अपने मन में कहता है कि इस टोर्नेडो पिलर के अंदर आखिर ये अलग अलग चीजें क्यों रखी हुई है। और इसी बारे में पता लगाने के लिए वांग लिन वहाँ पे एक जेट स्लिप को बाहर निकाल कर उसे चेंगलिंग के पास भेज देता है, जो देखकर तो खुद चेंगलिंग भी वहाँ पे हैरान दिखाई दे रही थी कि आखिर ये जेट स्लिप उसके पास कैसे आ गई। वहीं वहाँ पे मौजूद बाकी सभी डिसेबल्स चेंगलिंग के हाथ में उस जेट स्लिप को देखकर सभी उसकी तारीफें करने लगे थे और मास्टर जोलिन ने तो उसके पास आते हुए उसे वहाँ पे टेस्ट में पास कर दिया था, जो सुनकर तो चेंगलिंग की खुशी का वहाँ पे कोई ठिकाना ही नहीं था। तभी हम देखते हैं कि वांग लिन वहाँ पे एक पिल को बाहर निकालते हुए उसे वहाँ पे एक और डिसेबल के पास भेज देता है, जो देखकर मास्टर जोलिन ने उसे वहाँ पे पास कर दिया था। और मास्टर जोलिन वहाँ पे थोड़ा सैड होते हुए कहते हैं कि अफसोस ये फायर एट्रीब्यूट वाली बिल है, वरना मैं यहाँ पे तुम्हें अपना डिसेबल बना लेता, पर कोई बात नहीं, इस बिल को भी हासिल करने के बाद अब तुम यूटियन सेट के इनर डिसेबल बन गए हो और ये एलेक्जर भी तुम्हारी है, जिसका यूज करते हुए तुम अपनी कल्टीवेशन को बढ़ा सकते हो। वहीं वांग लिन जो कि ये सब वहाँ पे काफी गौर से देख रहा था, वो अपने मन में कहता है तो इसका मतलब है कि इस टोर्नेडो पिलर के अंदर रखी हुई सभी चीजों की अलग अलग रैंकिंग है, लेकिन उस जेट टोकन की क्या रैंकिंग होगी। और अभी वांग लिन वहाँ पे ये सब सोच ही रहा था कि तभी मास्टर जोलिन वहाँ पे अनाउंस करते हुए कहते हैं कि अब सिर्फ 1 ही घंटा बाकी रह गया है, इसलिए आप सभी जल्दी करो। और हाँ, इसी के साथ साथ मैं तुम सभी को ये भी बता दूं, इस ब्लैक टोर्नेडो पिलर के अंदर अलग अलग चीजें रखी हुई है, जिनमें से जेट स्लिप को हासिल करने का मतलब है कि तुमने ये टेस्ट पास कर लिया है और उसके बाद तुम्हें यूनियन सेट का आउटर डिसेबल बना दिया जाएगा। पिल को हासिल करने का मतलब है कि तुम यूनियन सेट के इनर डिसेबल बन सकते हो और अगर तुम में से कोई जेट टोकन को हासिल करता है तो वो ना सिर्फ यूनियन सेट का इनर डिसेबल बन जाएगा, बल्कि उसी के साथ साथ वो उस जेट टोकन के बदले में एक 3rd ग्रेड के एलेक्जर भी हासिल कर सकता है। और हाँ, इस ब्लैक टोर्नेडो पिलर के अंदर एक अल्केमी फर्नेस भी रखा हुआ है, जिसे अगर किसी भी डिसेबल ने हासिल कर लिया तो उसे डायरेक्ट यूनियन सेट का टॉप डिसेबल मान लिया जाएगा और टॉप डिसेबल की कल्टीवेशन रिसोर्सेज लिमिटलेस होते हैं। मास्टर जोलिन की ये बात सुनते ही लिंगजू वहाँ पे वांग लिन को वही अल्केमी फर्नेस बाहर निकालने के लिए कहने लगा था, पर हम देखते हैं कि वांग लिन वहाँ पे सभी की नजरों में नहीं आना चाहता था, इसलिए वो भी वहाँ पे अपने लिए एक वाटर एट्रीब्यूट वाली बिल को बाहर निकाल लेता है ताकि वो बस यूनियन सेट का इनर डिसेबल ही बन सके। और वांग लिन के हाथ में वहाँ पे एक वाटर एट्रीब्यूट वाली पिल देखकर मास्टर जोलिन जल्दी से वहाँ पे वांग लिन के पास जाकर उसे सवाल करते हुए पूछते हैं, क्या तुम मुझे अपना मास्टर बनाना चाहते हो? जिस पे हम देखते हैं कि वांग लिन ने भी वहाँ पे कुछ सोचते हुए हाँ कर दी थी, जो देखकर मास्टर जोलिन ने वहाँ पे स्माइल करते हुए जल्दी से वांग लिन के हाथ से वो वाटर एट्रीब्यूट वाली पिल ले ली थी और वो वांग लिन से कहते हैं कि ये गिफ्ट मैं तुम्हारा मास्टर बनने की खुशी में एक्सेप्ट कर रहा हूँ। उसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पे कुछ और डिसेबल्स ने भी अलग अलग चीजें हासिल कर ली थी। इवन एक डिसेबल तो वहाँ पे उस ब्लैक मिस्ट पिलर से उस अल्केमी फर्नेस को भी बाहर निकालने में कामयाब हो गया था, जिसकी वजह से वहाँ पे सभी लोगों की नजरें वहाँ पे उसी डिसेबल के ऊपर आ गई थी, क्योंकि अगर वो डिसेबल वहाँ पे उस अल्केमी फर्नेस को बाहर निकाल लेता तो वो वहाँ पे सभी डिसेबल्स का हेड डिसेबल बनने वाला था। पर हम देखते हैं कि उस अल्केमी फर्नेस को बाहर निकालती उस डिसेबल की सारी पावर वहाँ पे खत्म हो गई थी, जिसकी वजह से वहाँ पे उस ब्लैक पिलर से एक बार फिर से उसी जेंट स्पिरिचुअल हैंड ने बाहर निकलते हुए उस अल्केमी फर्नेस को वहाँ पे दोबारा अपने अंदर ले लिया था, जो देखकर सभी डिसेबल्स वहाँ पे काफी ज्यादा हैरान दिखाई दे रहे थे। लेकिन मास्टर जोलिन उन सभी को वहाँ पे तसल्ली देते हुए कहते हैं कि आज तक यूनियन सेट की 8000 साल की हिस्ट्री में सिर्फ 6 ऐसे डिसेबल्स रहे हैं जिन्होंने इस अल्केमी फर्नेस को बाहर निकाला था, इसलिए तुम सभी को यहाँ पे परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है। खैर, उसके बाद यूनियन सेट के डिसेबल्स को चुनने की सेरेमनी वहीं पे खत्म हो गई थी और जिस डिसेबल ने वहाँ पे टेस्ट पास कर लिया था, मास्टर जोलिन उन सभी डिसेबल्स को लेकर अपने इनर पैलेस की तरफ बढ़ने लगे थे। और यहाँ पे हमें पता चलता है कि यूनियन सेट वाकई बहुत ज्यादा बड़ा था, जिसमें हर एक काम के लिए अलग अलग पैलेस बनाए गए थे। और इसी बीच वांग लिन की नजर वहाँ पे यूनियन सेट के ऊपर पड़ती है, जिसे देखकर वांग लिन वहाँ पे खुश होते हुए कहता है, इस जगह की स्पिरिचुअल एनर्जी तो वाकई बहुत ज्यादा प्योर है, यहाँ पे कल्टीवेट करते हुए मैं बहुत जल्द आगे बढ़ सकता हूँ। और यही सब सोचते हुए मास्टर जोलिन उन सभी को लेकर वहाँ पे अपने यूनियन सेट के इनर पैलेस के अंदर आ गए थे, जहाँ पे और भी काफी सारे मास्टर्स वहाँ पे उन्हीं का वेट कर रहे
रहे थे और उन सभी डिसेबल्स को वहाँ पे देखकर इनर पैलेस के हेड, जिनका नाम मास्टर सोंग किंग था, जो कि नेशन सूर्यालम के मिडिल स्टेज पे थे, वो वहाँ पे हंसते हुए कहते हैं कि इस बार तो काफी सारे डिसेबल्स आए हैं। वहीं मास्टर जूलिन वहाँ पे अपने सभी डिसेबल्स के साथ वहाँ पे मास्टर सोंग किंग और बाकी सभी मास्टर्स को ग्रीट करता है और उन सभी डिसेबल्स के बारे में वहाँ पे मास्टर सोंग किंग को बताता है कि इनमें से 3 डिसेबल्स ने तो जेट स्लिप को हासिल किया है, 2 डिसेबल्स ने 2 अलग अलग एलेक्जर्स को और एक ने जेट टोकन हासिल किया है। मास्टर जूलिन की ये बात सुनकर मास्टर सोंग किंग वहाँ पे खुद आगे आते हुए उन सभी डिसेबल्स से कहते हैं कि आप में से जिस भी 3 डिसेबल्स ने जेट स्लिप को हासिल किया है, उनका बाद में एक और सेकंड लेवल का टेस्ट लिया जाएगा, जिससे अगर आप लोगों ने पास कर लिया तो आप लोगों को भी बाकी डिसेबल्स की तरह इनर डिसेबल मान लिया जाएगा और जिन 2 डिसेबल्स ने एलेक्जर को हासिल किया है उन्हें डायरेक्ट 9th जनरेशन का इनर डिसेबल बनाया जाएगा। और ये कहकर मास्टर सोंग किंग वहाँ पे सन जियान नाम के एक मास्टर से कहते हैं कि तुम इन दोनों में से कोई भी अपने लिए एक डिसेबल चुन सकते हो, जिसपे सन जियान भी वहाँ पे मास्टर सोंग किंग को ग्रीट करते हुए कहता है कि शुक्रिया मास्टर। और आगे आकर वो वहाँ पे बहुत ही गौर से वांग लिन को देखने लगा था, जो देखकर मास्टर जूलिन जल्दी से वहाँ पे मास्टर सोंग किंग के सामने जोकर उनसे रिक्वेस्ट करते हुए कहते हैं कि इस डिसेबल ने वाटर एट्रीब्यूट वाली एलेक्जर को हासिल किया था, इसलिए मैं इसे पहले ही अपना डिसेबल बना चुका हूँ। मास्टर जूलिन की ये बात सुनकर मास्टर सोंग किंग वहाँ पे हंसते हुए सन जुआन से कहते हैं तो क्या तुम इस डिसेबल को जूलिन को देना चाहोगे, जिसपे हम देखते हैं कि सन जुआन ने भी वहाँ पे बहुत ही काइंड तरीके से चुपचाप वांग लिन को जूलिन का डिसेबल बनने की अनुमति दे दी थी, जिसके लिए मास्टर जूलिन वहाँ पे सन जुआन का शुक्रिया अदा भी करते हैं। तभी हम देखते हैं कि चेंगलिंग वहाँ पे बहुत ही चालाकी से आगे आते हुए आकर मास्टर सन जुआन को ग्रीट करते हुए कहती है मास्टर मैं आपकी डिसेबल बनना चाहती हूँ, लेकिन मास्टर जूलिन उसे वहाँ पे बीच में ही रोकते हुए कहता है कि तुम अभी एक आउटर डिसेबल हो, इसलिए तुम खुद से अपना मास्टर चूज नहीं कर सकती। वही मास्टर सन जुआन चेंगलिंग के इस बिहेवियर को देखकर वहाँ पे जोर जोर से हंसने लगे थे और वो वहाँ पे चेंगलिंग की तारीफ करते हुए कहते हैं लड़की तुम वाकई बहुत ज्यादा बहादुर हो, इसलिए मैं तुम्हें भी अपना इनर डिसेबल बनाने के लिए तैयार हूँ। और ये कहकर मास्टर सन जुआन ने वहाँ पे अपने लिए एक और डिसेबल भी चूज कर लिया था और भले ये रूल्स के खिलाफ था, लेकिन सन जुआन मास्टर सोंग किंग का भतीजा था, इसलिए कोई भी वहाँ पे उनके खिलाफ नहीं बोल सकता था। खैर उसके बाद मास्टर जूलिन वांग लिन को लेकर वहाँ पे अपने पैलेस की तरफ निकल गए थे। यूनियन सेट के इनर पैलेस के अंदर हर एक जनरेशन का अपना अलग अलग एक पैलेस मौजूद था और वांग लिन को वहाँ पे ले जाते हुए मास्टर जूलिन वांग लिन को बताते हैं कि हमारे यूनियन सेट को 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया है, एक इंटरनल सेट और दूसरा एक्सटर्नल सेट। इनर सेट के डिसेबल्स ज्यादातर अल्केमी के ऊपर ध्यान देते हैं, जबकि एक्सटर्नल सेट के डिसेबल्स एनिमी से लड़ने में हमारी रक्षा करते हैं। और क्योंकि तुम एक इनर डिसेबल हो तो इसलिए अब तुम्हें भी ज्यादातर यहाँ पे अपनी अल्केमी के ऊपर ही ध्यान देना होगा। वहीं मास्टर जूलिन के पैलेस के अंदर एक गार्डन भी मौजूद था, जहाँ पे काफी सारी हाई लेवल की हब्स उगी हुई थी, जिन्हें देखकर लिंगजू तो वहाँ पे बहुत ही ज्यादा खुश हो गया था। वहीं मास्टर जूलिन वांग लिन को अपना रूम दिखाते हुए उसे कहता है कि तुम मेरे पहले डिसेबल हो, इसलिए आज से तुम इस अल्केमी रूम के अंदर ही रहोगे और हाँ मुझे उस वाटर एलेक्जर को रिफाइन करने के लिए कुछ महीने लगने वाले हैं, इसलिए तब तक तुम इस जेट स्लिप को अपने पास रखो। इसके अंदर मेरी अब तक की सारी अल्केमी की नॉलेज है, जिसकी मदद से तुम यहाँ पे अकेले ही प्रैक्टिस कर सकते हो और जब मैंने उस वाटर एलेक्जर को पूरी तरह से रिफाइन कर लिया तो बाद में मैं खुद तुम्हें आके ट्रेनिंग दूंगा। और हाँ एक और बात, तुम यार्ड में लगी हुई इनमें से किसी भी हब को बिला झिझक यूज कर सकते हो, लेकिन हाँ याद रखना किसी भी हब को लेने के बाद उसकी रूट को मत काटना। और ये कहकर मास्टर जूलिन ने वहाँ पे एक छोटे से अल्केमी फर्नेस को बाहर निकालते हुए उसे भी वहाँ पे वांग लिन को दे दिया था और ये मास्टर जूलिन ने वांग लिन को अपना डिसेबल बनने की खुशी में दिया था, जिसके लिए वांग लिन भी वहाँ पे अपने मास्टर का शुक्रिया अदा करता है। जिसपे मास्टर जूलिन वांग लिन से कहते हैं कि अगर तुम्हें मेरी जेट स्लिप से कुछ समझ ना आए तो यहाँ पे मेरी मास्टर भी मौजूद है, तुम उनके पास जाकर बिला झिझक उनसे कुछ भी पूछ सकते हो, वो बहुत ही ज्यादा अच्छी है, वो सब कुछ तुम्हें डिटेल में समझा देंगी। ओके मुझे लगता है अब मुझे जल्द से जल्द यहाँ से जाना चाहिए और हाँ मेरे यहाँ पे ना होने का फायदा मत उठाना, ऐसा ना हो कि तुम यहाँ पे प्रैक्टिस करने की बजाय लेजी हो जाओ। और ये कहते हुए मास्टर जूलिन वहाँ से चले गए थे। वहीं वांग लिन वहाँ पे उस अल्केमी फर्नेस को देखते हुए कहता है कि ये अल्केमी फर्नेस तो मेरे बनाई हुई बीस्ट स्पिरिट फर्नेस से भी ज्यादा पावरफुल दिखाई दे रहा है। वहीं लिंगजू भी वहाँ पे उस अल्केमी फर्नेस को देखते हुए काफी ज्यादा खुश दिखाई दे रहा था। जबकि वहीं दूसरी तरफ हमें एक और इनर पैलेस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे एक लड़की इंस्ट्रूमेंट बचा रही थी और मास्टर जूलिन जल्दी से भागते हुए आकर वहाँ पे उस लड़की को बताता है मास्टर फाइनली आज मुझे भी मेरा एक डिसेबल मिल ही गया। जिसपे हम देखते हैं कि मास्टर जूलिन की ये बात सुनकर वो लड़की वहाँ पे स्माइल करने लगी थी और ये लड़की कोई और नहीं बल्कि हमारी हीरोइन मूवन ही होने वाली है, जिसकी एंट्री हमें नेक्स्ट एपिसोड में मिलेगी, क्योंकि इसी कमाल के सीन के साथ हमारी अमेजिंग एपिसोड यहीं पे खत्म हो गया था। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें और अगर चैनल पे नए आए तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलते हैं एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।